हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग वो बायोलॉजी के सीरीज को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूपी पीएससी की पीवाईज की सॉल्व करने की, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे उसका नाम है मिसलेनियस। ओके, तो आज बेसिकली हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक के सवाल को हम लोग कंप्लीट कर रखा है। पहले लेक्चर में 1 से लेकर 30 तक होगा, इसके बाद यहाँ पे 31 से लेकर 60 तक होगा। ओके, तो ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो जा चुका है, अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट को देखेंगे बेसिकली, और इसमें भी ऑलमोस्ट हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। अगर बायोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है उसमें जो कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जो उसमें कवर नहीं हुए हैं वो यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। ओके, तो ये मिसलेनियस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। और इसको सॉल्व करने का बेसिकली एक तरीका ये है कि वो जितना भी आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे होंगे उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो आपके आंसर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द WHO इज गोइंग टू इस्टेब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। यानी ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे WHO ने जा रहा है क्या करने, इस्टेब्लिश करने, और जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ये बेसिकली 2022 की PCS में सवाल पूछा गया है और ये उस साल करंट में था, तो ये बेसिकली उस समय के करंट का सवाल है। आज के समय में ये इतना इंपॉर्टेंस आई थिंक नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बेसिकली ये है कहाँ पे, तो ये आपका जामनगर गुजरात में है। ओके, जामनगर कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ओके, और इसको इनॉग्रेट किया गया था, इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया था 19 अप्रैल 2022 को। ओके, तो जिससे आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये करंट का सवाल था। तो बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है कहाँ पे, तो ये जामनगर इंडिया में है। ओके, बस इतना ही रेलेवेंट है, बाकी तो ये करंट का सवाल था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। यानी जो चारों ऑप्शन दे रखा है उसमें से ये पूछ रहा है कि जो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसे हम लोग शॉर्टकट में IVRI भी कहते हैं, ये है कहाँ पे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट यूपी में एक जगह है वाराणसी, वहाँ पे है। ओके, तो IVRI वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे मैच कराने को दे दिया है, कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं और वो कहाँ पे है, यानी उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसको मैच कराने की बात कह रहा है। ओके, तो जो भी अभी आगे 8-10 सवाल और आएंगे वो बेसिकली इंस्टीट्यूट और उसके पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में ही पूछेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS ROA एग्जाम में ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जहाँ पे होगा मैं उसको आपको वहीं पे बताता चलूँगा, और आप अपने नोट्स में कहीं एक साइड में एक पेज पे इस पे इन सारे पॉइंट को अलग से लिख लीजिएगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो ये गाजियाबाद में है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। पल्सेज यानी दाल के बारे में अगर बात करें तो ये आपका कानपुर में हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। यही अभी जस्ट पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, गोरखपुर में नहीं है, ये आपका है वाराणसी में, वाराणसी। ओके, तो ये वाराणसी में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ये ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है ये वाराणसी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये भी अगर शॉर्टकट में देखा जाए इंस्टीट्यूट, तो जो अभी हम लोगों ने पहले सवाल में देखा IVRI वेजिटेबल वाला,
इसको भी IVRI के नाम से ही जाना जाता है, IVRI। बस ये आपको फर्क देखना होगा सवाल में कि पूछा क्या है। ओके, वहाँ पे वेजिटेबल्स था, यहाँ पे वेटनरी है। यहाँ पे क्या है, वेटरिनरी। ओके, वहाँ पे क्या था, वेजिटेबल्स था, तो वो वाराणसी में था। ये कहाँ पे है आपका, तो ये बेसिकली आपका जो है ये इज्जत नगर एक जगह है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट बरेली है, वहाँ पे एक जगह है इज्जत नगर, तो वहाँ पे ये है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ डिटेल में एलेबरेट करके यानी समझाने की कोई बात नहीं, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो बस आपको ये अलग से कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं और ये आते जरूर है, हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी PCS में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये इज्जत नगर एक जगह है, कहाँ पे, बरेली में। मैं लिख ही दे रहा हूँ इसको, इज्जत नगर कहाँ पे है, ये बरेली, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, ये इंस्टीट्यूट यहीं पे है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि CDRI इंडिया इज लोकेटेड एट। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसीलिए मैं हर पॉइंट पे फुल फॉर्म या शॉर्टकट उसका दोनों लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसी को हम लोग शॉर्टकट में CDRI बोलते हैं। ये कई बार आएगा और आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। CDRI की अगर बात किया जाए तो ये इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ओके, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant is situated at which of the following place। यानी जो ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे सिचुएटेड है उसी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 66 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। ओके, और इसको अगर इसके शॉर्टकट के मतलब बारे में जाने तो ये आपका हो जाएगा CIMAP, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ओके, ये हो गया CMAP। तो इनिशियली अगर देखा जाए इस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से स्थापित किया गया था। ओके, इनिशियली इन 1957 की बात है। इसको जिस नाम से स्थापित किया गया था उसका नाम था सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्टकट था CIMPO। ओके, तो ये 1957 में इसी सिम्पो नाम से एस्टैब्लिश किया गया था, यानी सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये बाद में चल करके इसका जो 1978 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसी का नाम चेंज करके ये बना दिया गया CMAP। ओके, कब, 1978 में। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। एस्टैब्लिश कब किया गया, 1957 में। किस नाम से किया गया कि CIMPO। ओके, यानी सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1978 में इसी का नाम चेंज करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के नाम से एस्टैब्लिश कर दिया, नाम चेंज कर दिया गया। ओके, यानी रीनेम्ड कर दिया गया, कब, 1978 में रीनेम्ड। ओके, और ये है कहाँ पे, तो ये लखनऊ में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनमैच्ड पेयर, यानी इनमें से कौन सा गलत है वही पूछना चाह रहा है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो लखनऊ में, ये करेक्ट मैच है। ओके, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो ये आपका कोलकाता में नहीं है, ये आपका हो जाएगा कराईकुड़ी। ये है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट मतलब गलत है क्योंकि मैचिंग ये करेक्ट नहीं है। ओके,
अगला सी कह रहा है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद में है, बिल्कुल सही बात है। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। ओके, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में रिसर्च होता है बेसिकली इसी इंस्टीट्यूट में होता है, जिसका नाम है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा, ये हैदराबाद में, अभी करंट टाइम में ये तेलंगाना की राजधानी है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है कि सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भावनगर में है, भावनगर गुजरात में है, गुजरात। ओके, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पूछा है अनमैच यानी कौन सा गलत है, और ये है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता में नहीं है, ये कराईकुड़ी में है, जो कि तमिलनाडु में है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच वेयर इज द हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी इज लोकेटेड। ओके, तो 68 कह रहा है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, एमपी में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी की अगर बात किया जाए तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, अमॉन्ग लखनऊ बेस्ड नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई द नॉन सीएसआईआर इंस्टीट्यूट। नॉन सीएसआईआर का मतलब है कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो सीएसआईआर के कंट्रोल में नहीं है, यानी उसको ये गवर्न नहीं करता। सीएसआईआर का मतलब क्या होता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल, सी का मतलब काउंसिल है, एस का मतलब साइंटिफिक है, आई का मतलब होता है आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो ये चारों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही सीएसआईआर का फुल फॉर्म है, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो सवाल ये कह रहा है कि इसके कंट्रोल में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, क्योंकि सभी यहाँ पे लखनऊ में होंगे, क्योंकि सवाल ही पूछा है अमॉन्ग लखनऊ बेस्ड, सारे जितने भी हैं ये सभी लखनऊ में हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इसको अलग से नोट्स बना लीजिएगा। तो सीमैप हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि सीमैप जो है वो लखनऊ में है, इसका पहले नाम क्या था, CIMOP। ओके, NBRI की अगर बात किया जाए तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पे है, लखनऊ में ही है। ओके, और ये ऑब्वियस बात है, चारों ऑप्शन ये लखनऊ में है तो ये भी होगा ही। और इसके अलावा जो BISIP है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में है, लेकिन यही इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, ये है ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ओके, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका खुद पर कंट्रोल हो, यानी उसको बाहर से कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई यूनिवर्सिटी उसको कंट्रोल नहीं करता हो। वो रूल या रेगुलेशन जो भी होते हैं यूजीसी के, वो मानता जरूर है, लेकिन उसका अपना खुद का कंट्रोल होता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि वो अगर कोई एग्जाम कराना चाह रहा है या वो पेपर बनाना चाह रहा है, उसको सिलेबस को चेंज करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। वो जरूरी नहीं है कि जो यूजीसी या जो बाकी गवर्नमेंट रेगुलेटिंग बॉडी होती हैं उनके दबाव में आके ये चीज़ें काम करे। ओके, वो खुद से हर चीज़ करता रहता है, लेकिन जरूरी ये है कि वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो जैसे IIT हो गया या NIT हो गए, ये सब क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी हो गया। ओके, यानी ये है तो एक इंस्टीट्यूट, लेकिन इनका अपना खुद का कंट्रोल होता है पूरे इंस्टीट्यूट पे, ये किसी गवर्निंग बॉडी पे कंट्रोल नहीं करते। ओके, तो ये चाहते हैं तो अपना ये सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं, ये चाहें तो अपना ये जो पाठ्यक्रम होता है वो भी मतलब चेंज कर सकते हैं, ये एग्जाम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इनके अंदर ये थोड़ा सा फ्रीडम होता है। इसका कुछ बेनिफिट है, कुछ लॉस भी है, ज़्यादातर बेनिफिट ही है, क्योंकि ये जैसा चाहते हैं आधुनिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ओके, सपोज कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो पुराने सिलेबस को ही अभी चला रहा है, तो ये चाहेंगे तो उसको चेंज करके अपना नया सिलेबस कर लेते हैं, तो एक हिसाब से ये बेनिफिशियल चीज़ है। ओके, तो कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो अगर ऑटोनॉमस बनने की श्रेणी में है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ काबिलियत जरूर होगी, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग से करना चाहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए स्टूडेंट, जो BISIP है यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये CSIR के कंट्रोल में नहीं रहता, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन डी कह रहा है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका CSIR के कंट्रोल में ही होता है। ओके, बाकी तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो CSIR के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जो ये ऑप्शन सी है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ओके,
और इसका मुख्य फोकस होता है वो पादप जीवाश्म यानी प्लांट के जो पैलियोबोटनी यानी जीवाश्म होते हैं उसके रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रमुख केंद्र है। ओके, तो बेसिकली बीरबल साहनी जो पहला सवाल था इस मिसलेनियस टॉपिक का मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था, बीरबल साहनी जी। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट। तो अगर इसकी बात किया जाए तो सिकंदराबाद करके एक जगह है जो कि हैदराबाद में है, वहां पे ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद कहाँ पे है अभी करंट टाइम में, तो तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी है। ओके, तो सिकंदराबाद उसी हैदराबाद में एक जगह है, वहीं पे ये इंस्टीट्यूट है। कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसमें समझने की ऐसी कोई चीज है भी नहीं फिलहाल ये, क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर के हैं। जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ऐसा तो है नहीं चेंज हो जाएगा। ओके सॉरी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अच्छा, दो लिस्ट दे दिया है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। तो पहले लिस्ट में इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया है और दूसरे में लोकेशन की बात कर रहा है। ओके, एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, तो CDRI, इसी का शॉर्टकट नेम क्या हो जाएगा, CDRI। CDRI अभी हम लोगों ने देखा कि ये लखनऊ में है। ओके, तो अगर एक को हम लोग 4 से मैच कराएं तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बाकी भी जितने भी ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखते हैं। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो ये आपका आगरा में है। सेंट्रल, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। ओके, ये जो है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका शॉर्टकट नेम आपका अगर देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNNIT। ओके, तो ये है कहाँ, तो ये आपका इलाहाबाद में है। करंट टाइम में इसका नाम प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। ओके, तो करंट टाइम में ये प्रयागराज में है। ओके, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये है आपका बचा क्या, कानपुर, तो कानपुर में है। ओके, ये चारों पॉइंट आप एक अलग से नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यानी इंस्टीट्यूट दे रखा है और लोकेशन दे रखा है और ये कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाराणसी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा। ऑप्शन बी कह रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की अगर बात किया जाए तो ये श्रीनगर में नहीं है। तो ये है कहाँ पे फिर, तो ये श्रीनगर में नहीं है, तो ये लखनऊ में है। ओके, लखनऊ जो यूपी की राजधानी है वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात किया जाए तो ये लखनऊ में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स मैंने पिछले ही सवालों में देखा, तो ये कानपुर में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है कहाँ पे, ये लखनऊ में। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले सवाल पे बेसिकली, वेयर इन उत्तर प्रदेश इज आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन इज सिचुएटेड। लिम्स का मतलब होता है जो हाथ पैर किसी के मतलब नहीं है या किसी कारणवश मतलब उनके हाथ पैर टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उनको आर्टिफिशियली उसको बनाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे है बेसिकली, अगर इसकी बात किया जाए तो क्वेश्चन इसका, तो इसका अगर पहले शॉर्टकट आप देख लीजिए, इसका नाम क्या है, ALIMCO, ये एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन। ओके, तो इसका ये है कहाँ पे, तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर, ये कानपुर में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक पॉइंट इसमें और आप नोट कर लीजिएगा कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1972 में। 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1976 में ये काम करना शुरू कर दिया था। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड।
वही अभी पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा एक पॉइंट, और उसी का एक थोड़ा सा अलग वर्जन दे दिया है ये बेसिकली। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अगर बात करें तो आप सीधे 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 आंसर लगाइए हैदराबाद। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी का एक और नाम है, अगर और नाम से आपको जानना जरूरी है, जान लीजिए, क्योंकि सवाल जरूरी नहीं इसी नाम से आ जाए। ओके, द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFD। ओके, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में, सेम ही चीज है। ओके, तो ये हैदराबाद में। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं, मैचिंग का सवाल है ये, और लिस्ट 1 में कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और वो कहाँ पे जगह, किस जगह पे है। ओके, तो पहला कह रहा है FAO हेडक्वार्टर्स। FAO का पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके अलावा यूएफओ के बारे में एक जानकारी और आप हासिल जान लीजिए कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1945 में। ओके, करंट टाइम अगर मेंबर कंट्री की बात किया जाए करंट टाइम में, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी करंट टाइम में मेंबर कंट्री की बात किया जाए, मेंबर कंट्रीज, तो पूरी दुनिया में लगभग 190 प्लस कंट्री इसके मेंबर हैं। ओके, कितना? 190 प्लस इसकी मेंबर है। इसका काम क्या है? तो बेसिकली जो एफएओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो खाद्य होते हैं, भोजन या कृषि होता है, या भूख से लड़ने के लिए काम करता है ये बेसिकली। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो इटली में एक जगह है जिसका नाम है रोम। ये कहाँ पे है? इटली में है। यूरोपियन कंट्री है इटली, वहां पे एक जगह है रोम, यहाँ वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अगर एक को हम 3 से मैच करा दें तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा। ओके, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी। अगर एगमार्क लेबोरेटरी की बात किया जाए तो ये आपका नागपुर में है। बी को अगर हम 4 समझ कर आए, अभी भी सवाल फंसा हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कटक में मतलब उड़ीसा में एक जगह है, कटक। ये कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में ये जगह है कटक, ये कटक पे है। तो सी का अगर 2 से मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी जान लीजिए आप, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है आपका शिमला में। ओके, ये तो हो गया इंडिया का पोटैटो रिसर्च सेंटर। अगर इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर की बात किया जाए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में CIP बोलते हैं, तो ये बेसिकली है कहाँ? तो लीमा। लीमा कहाँ पे है? साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहां पे है ये लीमा। ओके, तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो लीमा में है, लेकिन जो इंडिया की बात किया जाए कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ है? तो ये शिमला में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या स्टूडेंट, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, वही सवाल मतलब पूछ लिया है जो भी हमने जस्ट आपको बताया। तो ये कहाँ पे है? लीमा, पेरू में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई अ मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स। यानी जो भी मिसमैच है, यानी एक इंस्टीट्यूट है और उसकी जगह को दे दिया है, उसमें पूछ रहा है कौन सा गलत मिसमैच है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया है NBRI। NBRI का अगर हम लोग देखें इंस्टीट्यूट की, NBRI क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 77 का, तो द पहला पॉइंट हो जाएगा NBRI का मतलब है द नेशनल, मैं पूरा ही लिख ही दे रहा हूं, द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI ये कहाँ पे है स्टूडेंट? ये आपका कोलकाता में नहीं है, ये इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए अगर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा,
इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका लखनऊ में है। ओके, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और 77 का अगर देखा जाए हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिसमैच पूछा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। बाकी भी देख लेते हैं हम लोग, अगला अगला सवाल जो भी है। ऑप्शन बी कह रहा है कि IISR का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR शुगर केन। ओके, ये है कहाँ पे, तो ये आपका लखनऊ में है। ओके, ये मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्टली मैच्ड है। एनपीएल की अगर हम लोग बात करें, जस्ट कलर चेंज कर लेता हूं अगेन। एनपीएल की अगर बात करें स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग जाने, तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, शॉर्टकट में इसी को एनपीएल भी लिखा गया है। तो ये है कहाँ पे, ये नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट मैचिंग है। ऑप्शन डी कह रहा है आईआईएससी की अगर हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडिया में रिसर्च के मामले में सबसे बेहतरीन अगर इंस्टीट्यूट माना जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ये है आपका आईआईसी बंगलौर। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, और ये रिसर्च के लिए बेसिकली इसमें रिसर्च होता है। रिसर्च के लिए मतलब अगर इंडिया में जो भी रिपोर्ट आती है फॉरेन की, तो इंडिया के अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात किया जाए तो यही नंबर 1 लगभग ऑलमोस्ट पिछले 5-6 साल से बना हुआ है। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है कहाँ पे है, ये बंगलुरु में है। बंगलुरु कहाँ है आपका, कर्नाटका। तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनबीआरआई, जो कि लखनऊ में है, ना कि कोलकाता में। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है स्टूडेंट कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज लोकेटेड एट, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है NBPGR। ओके, NBPGR, इसको शॉर्टकट कभी कभी देता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, इसका शॉर्टकट और फुल नेम दोनों जानिए। ओके, ये है कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, बकरियों के बारे में जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, तो मखदूम एक जगह है, कहाँ पे, यूपी के मथुरा जिला में। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मखदूम, मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में अगर और जानने की कोशिश किया जाए स्टूडेंट, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड बाय ICAR ऑन, कब किया गया था, तो ये 12 जुलाई 1979 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। ओके, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। कहाँ पे, मखदूम एक गांव है, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये मथुरा जिला में, उत्तर प्रदेश, ये एक तरीके का एक गांव है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैचिंग का है, इसमें 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। लिस्ट 1 में क्या है, टेस्टोस्टेरोन, कोडीन, और आपका हो जाएगा काउचुक और यूजेनॉल, और आगे इनके कैरेक्टर को दे दिया है, इनकी प्रॉपर्टीज को दे दिया है। तो पहला पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ये एक तरीके का हार्मोन है। तो ऑप्शन इससे 4 से मैच करा दिया जाए तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में 4 है पे, तो ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन डी चला गया। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सी को 2 से मैच कराया, यानी सी में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो काउचुक जो है ये रबर सोर्स सबस्टांस हो जाएगा, क्योंकि ये मैचिंग के बेस पे। अभी हम लोग एक एक करके पूरे ऑप्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यूजेनॉल की अगर बात किया जाए तो ये हमारे
जो मसालों में यूज किया जाता है लौंग, तो उससे एक तेल निकाला जाता है, बेसिकली ये उसमें पाया जाता है। तो ये यूजनाल जो है ये एरोमेटिक ऑयल ऑफ क्लोव, क्लोव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लौंग, लौंग। ये थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, क्लोव पे चल गया है। ओके, तो यूजिनॉल जो होता है स्टूडेंट, ये जो लौंग होता है मसालों में यूज किया जाता है, उसमें एक तेल निकाला जाता है उससे, और उसी तेल में ये एक केमिकल है जो यूजिनॉल नाम से जाना जाता है, उसी में पाया जाता है। ओके, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है कोडीन, कोडीन यानी सेडेटिव ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी का, अगर एक से हम मैच करा दें बी का ए से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसको हम लोग एक एक थोड़ा डिटेल अध्ययन कर लेते हैं एक एक पॉइंट का। तो ऑप्शन बी में जो कोडीन दे रखा है, कोडीन, जिसे हम लोग सीडेटिव ड्रग के रूप में यूज करते हैं। तो सीडेटिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं या ऐसी औषधियां होती है स्टूडेंट, जो नर्वस सिस्टम को शांत कर देती हैं और चिंता, उत्तेजना या बेचैनी जो होती है उसको कम करती हैं, जिससे इंसान जो है प्रॉपर तरीके से नींद ले ले या आराम फील कर पाए। यानी जो भी दुनिया में मोहमाया है, जो कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशान होगा तो वो कोडीन, अगर कोडीन का सेवन कर लेगा तो वो ऑटोमेटिक वो आराम पाएगा। ओके, तो कोडीन यानी जो सीडेटिव ड्रग के रूप में यूज किया जा रहा है, तो इसका मुख्य काम ही है कि इंसान की जो बेचैनियां हैं, जो स्ट्रेस लेके वो फालतू का मोहमाया में पड़ा हुआ है, उससे वो आराम से बच सकता है। ओके, तो कोडीन बेसिकली सीडेटिव ड्रग के रूप में यूज किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग काउचुक की अगर बात किया जाए, तो ये बेसिकली एक तरीके का नेचुरल रबर होता है, जो कि रबर का जो प्लांट होता है उसके लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और उस पर्टिकुलर प्लांट का नाम अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो आपका हो गया हेविया ब्रासिलियंसिस, ब्रासिलियंसिस। ये क्या है, रबर प्लांट, रबर प्लांट। ओके, तो हेविया ब्रासिलियंसिस के प्लांट से ही काउचुक निकाला जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, यूजिनॉल की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो यूजिनॉल आपको पता ही है कि एक क्लोव से निकाला जाने वाला एरोमेटिक ऑयल है। ओके, और ये बेसिकली एक तरीके का एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक या फ्लेवरिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, कहाँ यूज किया जाता है, तो डेंटिस्ट्री या मेडिसिन जो मेडिसिनल जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। किसका, यूजिनॉल का। अगर किसी इंसान का दांत दर्द करता है तो ज़्यादातर उसको सलाह दिया जाता है कि लौंग का एक फ्लावर लेके उसको अपने दांतों के पास दबा कर रख लो, तो कुछ समय बाद दांत को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो बेसिकली क्यों वो इसीलिए और दांतों को आराम पहुंचाता है, क्योंकि उसमें यूजिनॉल नामक केमिकल पाया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैज बीन डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ। यानी इन चारों में सहेली, पहेली, संगिनी या किलकारी, इन चारों में से वो कौन सा कंट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी गर्भ निरोधक दवा है, गोली है, जो सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा बनाया गया है या डेवलप किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट सहेली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सहेली के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सहेली मेडिसिन कह लीजिए, सहेली मेडिसिन। ओके, तो जो ये मेडिसिन है बेसिकली एक तरीके का ये कंट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वो है कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, और ये दुनिया का पहला यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, दुनिया का पहला नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इसको डेवलप कब किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1991 में। किसके द्वारा, सीडीआरआई। कहाँ पे है ये, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, लखनऊ। ये इतनी बार आ गया कि आप लोग को याद हो गया होगा। ओके, और इसको लगभग हफ्ते में एक बार लेना होता है, यानी सप्ताह में
एक बार। ओके, तो सहेली के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जानने की कोशिश किया कि सहेली को सप्ताह में एक बार लेना होता है। ये एक तरीके का कंट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी गर्भ निरोधक गोली है। ये दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। इसको 1991 में बनाया था किसने? CDRI लखनऊ में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि लिस्ट दे रखा है दो, और एक में कुछ रोग के नाम दे रखे हैं और किसकी वजह से होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा है। ओके, तो लिस्ट 1 में क्या क्या दिया है? एंथ्रेक्स, थैलेसीमिया, सरोगेसी और ट्रांसजेनिक्स। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने पिछले पीवाईक्यूज के दौरान ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो एंथ्रेक्स की बात करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंथ्रेक्स की अगर बात करें तो ये एक तरीके का बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, बैक्टीरियल डिजीज। एंथ्रेक्स जो है एक तरीके की बैक्टीरियल बीमारी है। होता किससे है? तो एक बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो बैसिलस एंथ्रासिस है। मैं लिख दे रहा हूं, बैसिलस एंथ्रासिस। इसी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। ओके, और ये ज्यादातर एनिमल के केस में फैलाता है। ओके, ये जो एंथ्रेक्स होते हैं ज्यादातर आप कैटल जो होते हैं ना, कैटल मवेशी, उनमें ज्यादातर ये एंथ्रेक्स फैलता है। ओके, और जो एंथ्रेक्स होता है इसको एक आप यूँ समझिए कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर या बायो टेररिज्म के रूप में भी यूज किया जाता है। इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी युद्ध या बायो टेररिज्म। ओके, तो ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंट स्पोर्स, यानी इसके जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, इस वजह से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी इसका यूज किया जाता है। अगर एंथ्रेक्स को हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं तो पहला पॉइंट दे रखा है डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स, ऐसा तो नहीं लग रहा है। वॉर्म ब्रेंटिंग बिल्कुल नहीं होगा। साइंस ऑफ अल्टरिंग जीनोम्स, ये भी नहीं होगा। और टॉक्सिन यूज इन बायो वारफेयर, ये करेक्ट मैच हो रहा है। तो एक का अगर हम लोग 4 से मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी और जितने भी पॉइंट है उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन बी में दे रखा है थैलेसेमिया। क्या दे रखा है? थैलासेमिया। थैलासेमिया क्या होता है स्टूडेंट? ये तरीके का ये जो है ना, ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ओके, ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर में जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ना, वो या तो कम हो जाता है या मतलब फ्लक्चुएट करने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान को एनीमिया हो जाता है। ओके, जब इंसान के बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी होती है एनीमिया, वही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थैलेसीमिया जो है ये एक तरीके का डिजीज है ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। तो इसको अगर हम लोग मैच कराने की कोशिश करें तो इसको हम लोग ए से मैच करा सकते हैं। आंसर आपका आ गया, फिर भी हम लोग एक एक करके मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है सरोगेसी। अगर सरोगेसी की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये बेसिकली एक तरीके का रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस है, यानी ये एक प्रैक्टिस है। मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, सरोगेसी अ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस। ओके, अब कैसा प्रैक्टिस है? सपोज कीजिए कि कोई दंपत्ति है, यानी कोई कपल है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या मतलब फीमेल के मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल या साइंटिफिक तरीके होते हैं जिससे मतलब उनको एक मतलब बच्चे पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली सरोगेसी एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें वो कपल किसी फीमेल के वॉम्ब में यानी यूटेरस में वो अपने फर्टिलाइज एग को ले जाके मतलब साइंटिफिकली, मतलब ऐसे नहीं होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से हो जाए, ये साइंटिफिक तरीके से होता है। तो उस दूसरी महिला के वॉम्ब मतलब आप यूँ समझिए यूटेरस में वो फर्टिलाइज एग ले जाके इंसर्ट करा दिया जाता है, और जो आगे डेवलप होने के बाद जब बच्चा मतलब अपना मैच्योरिटी गेन करता है तो वो डिलीवरी हो जाती है। ओके,
तो बेसिकली एक तरीके की ये रेंटिंग होती है। तो ये फीमेल जो दूसरे के बच्चे को अपने वोम्ब में यानी कोंख में पाल रही है, वो उसके कुछ पैसे लेती है, तो उसी को कहा जाता है वोम्ब रेंटिंग। वोम्ब मतलब होता है गर्भ, और ये रेंटिंग का मतलब होता है उसको किराए पे देना है। यानी जो सरोगेसी है आज के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। तो जो एडवांस मतलब हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गए, तो वो लोग मतलब खुद से मतलब उनको जो एक पीरियड होता है ऑलमोस्ट 9 मंथ का, उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इस वजह से वो किसी और फीमेल के वोम में इसको मतलब डेवलप करने के लिए रखवा देती हैं। तो जिस वजह से उनको कुछ वो पैसे भी दे देती हैं, तो सामने वाली जो महिला होती है उसका भी काम चल जाता है, और ये मतलब जो कपल होते हैं उनको भी बच्चा एक मिल जाता है। ओके, सॉरी। तो बेसिकली जो सरोगेसी है ये एक तरीके की टेक्निक है, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, वोम्ब रेटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। सी को अगर हम 2 से मैच करा दें तो ये हो जाएगा। ओके, और बचा एक आपका ट्रांसजेनिक्स। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पिछले जितने भी सवाल पीवाकी सॉल्व कर रहे थे उस दौरान कई बार आ चुका है। ओके, ट्रांसजेनिक का मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के जो जीनोम होते हैं ना, वो किसी और प्रजाति या किसी दूसरी प्रजाति के जीन के द्वारा उसमें इंसर्ट करा दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि जो उस पर्टिकुलर जीव होता है वो, जिसमें बाहर के किसी एनिमल का जीन इंसर्ट करा दिया जाता है, तो वो नए नए कैरेक्टर को या गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का बेनिफिशियल प्रोसेस है। ओके, लेकिन ट्रांसजेनिक्स में एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कोई कीट प्रतिरोधी फसलें जो होती हैं, ये साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया जाता है, उसमें इसी तरीके का प्रोसेस जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने सिंपली ट्रांसजेनिक्स में इतना ही बताया। मैंने ये बताया स्टूडेंट कि जैसे सपोज ये कोई एनिमल है, उसके जीनोम में किसी बाहर के स्पीसीज के जीन को इंसर्ट करा दिया जाए, और उसके मतलब जो आगे वो फंक्शन हो वो चेंज हो जाए, यानी नए नए कैरेक्टर डेवलप हो जाए, तो वही बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक्स। ओके, तो ये चारों हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले पॉइंट भी चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो सही मैच नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एंटी फ्रीज कंपाउंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एग्जांपल दे दिया है, यानी ये सामने एग्जांपल दे रखा है, और ये शुरुआत में उसके ये आपके क्या कहते हैं, ये पॉइंट दे रखा है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। तो एंटी फ्रीज कंपाउंड होते क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप एग्जांपल के पास हम लोग चलेंगे। ओके, तो जो एंटी फ्रीज कंपाउंड होता है वो ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि वाटर का या किसी फ्लूइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एंटी फ्रीज कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किसी लिक्विड को जमने से बचाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसके कई एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल हो ही गया, ये करेक्टली मैच है। इथाइलिन, जस्ट अ मिनट, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकॉल के अलावा अगर और देखा जाए तो ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल ये भी आपका एंटी फ्रीज कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपका एक और है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, इसके ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट कि एंटी नॉक एजेंट क्या होता है, तो एंटी नॉक एजेंट ऐसे सबस्टांस होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो ईंधन, एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज कीजिए कि पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे कि इंजन में नॉकिंग को रोकी जा सके, यानी नॉक जो होता है बहुत ज़्यादा साउंड आता है उसको रोका जाए। तो एंड जो भी नॉकिंग होती है, जब भी किसी बाइक या किसी गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें साउंड आए, उसको रोकने के लिए और प्रॉपर इंजन काम करे, उसके लिए जो क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल में एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है। और उससे क्या होता है कि इंजन जो है बहुत आसानी से स्मूथली स्टार्ट भी हो जाता है और ज़्यादा साउंड भी नहीं करता। ओके, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, एंटी नॉक एजेंट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपका टेट्राइथाइल लेड हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें इथेनॉल मिला दिया जाए तो वो भी काम करता है इसी की तरह, इथेनॉल। और एक और आप लिख लीजिए, मिथाइल, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर।
ओके, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एंटी नॉकिंग एजेंट का। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात किया जाए स्टूडेंट की, ये क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन कोई प्रोसेस होता है, आप सभी को पता होगा, उसी को रिवर्स कर दे, यानी वह पदार्थ जो अन्य अणुओं के ऑक्सीडेशन को रोक दे या धीमा कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। ओके, और एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट का तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से बोलते हैं, और जैसे कि आपका बीटा कैरोटीन हो गया, कैरोटीन। ओके, ये क्या है, आपके कुछ एंटीऑक्सीडेंट हो गए, उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। और एंटीऑक्सीडेंट का जो फंक्शन होता है बेसिकली, ये जो शरीर के सेल्स में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं ना, उससे सेल्स को रक्षा करते हैं, सेल्स की रक्षा करते हैं। ओके, तो बेसिकली इनका काम यही है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो बीटा कैरोटीन है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है, यानी 1 ए बी सी ये तीनों करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर डी इधर दे रखा है एंटीबायोटिक्स, इधर दे रखा है क्विनिन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, यानी ऐसे ड्रग या ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर दें या तो उसको किल कर दें। यानी बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको यूज किया जाता है क्यों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के जो ग्रोथ हो उसको या तो कम कर देंगे, इनहिबिट कर दें, या उसको किल कर देंगे, यानी बैक्टीरिया के मारने के लिए ही हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और सामने जो इसके एग्जांपल के तौर पे मैचिंग दे रखा है क्विनिन। अब क्विनिन मैंने आपको बताया था कि क्विनिन आपका एक तरीके का मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया से इंसानों को बचाता है। ओके, तो ये एंटीबायोटिक्स के रूप में काम नहीं करता है, ये एक तरह के मलेरियल ड्रग है, मलेरियल ड्रग। ओके, ये इसका काम एंटीबायोटिक्स का नहीं है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पहला एंटीबायोटिक्स बनाया गया था उसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। ये एक फंगस से बनाया गया था। ये आपका हो गया क्या, एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, या टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मैचिंग दे रखा है, क्विनिन दे रखा है, जो कि बार्क ऑफ सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है। ये मलेरियल ड्रग है। ओके, ये प्राप्त कहां से किया जाता है, तो ये बार्क ऑफ सिंकोना एक तरीके का प्लांट है। ओके, ये प्लांट है, उसी की छाल से निकाला जाता है। तो आई होप एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी करेक्टली मैच है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, इन विच इंडियन सिटी हैज द फर्स्ट डायनासोरियम बीन ओपन। पहला जो डायनासोरियम है वो कहां पे ओपन किया गया है, उसके बारे में सवाल कर रहा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका मुंबई, मुंबई के बाद है आपका जालंधर, जालंधर के बाद आपका है हैदराबाद, और इसके बाद आपका दे रखा है अहमदाबाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर पहला जो डायनासोरियम खोला गया था वो हैदराबाद में खोला गया। ओके, और इसका ये कहां पे खोला गया हैदराबाद में, तो ये खोला गया ओपन इन बी एम बिड़ला साइंस सेंटर, साइंस सेंटर, सेंटर ये है कहां पे, ये हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट, यानी उस बियर के बारे में बात कर रहा है जो कि स्ट्रीट यानी गलियों में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि स्लॉथ बियर, सन बियर, ब्राउन बियर या कैट बियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लॉथ बियर। ओके, आई होप ये कभी सवाल वापस अगेन आए या ना आए, लेकिन इस पॉइंट को आप लोग जानिएगा जरूर कि द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज स्लॉथ बियर। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर बॉडी साइज, यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा एनिमल है जिसका उसकी बॉडी साइज के अनुपात में उसकी जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। चींटी, पहला ऑप्शन दे रखा है आंट यानी चींटी, दूसरा एलिफेंट, तीसरा डॉल्फिन, चौथा ह्यूमन बीइंग। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर लार्जेस्ट ब्रेन की बात किया जाए, लार्जेस्ट ब्रेन, तो ये एक व्हेल पाई जाती है जिसका नाम है स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल। ओके, तो ये लार्जेस्ट ब्रेन इसी व्हेल का होता है जिसका नाम है स्पर्म व्हेल। इसमें लगभग 7 किलो के आसपास जो होता है इसका ब्रेन देखने को मिलता है। यानी मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, ये लार्जेस्ट ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, यानी सबसे ज्यादा अभी तक जो खोजे गए जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा ब्रेन पाया जाता है तो वो स्पर्म व्हेल का होता है। ओके, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लार्जेस्ट ब्रेन है ये टेरेस्ट्रियल अगर एनिमल की बात किया जाए, लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो आपका हो जाएगा एलिफेंट। ओके, एलिफेंट में लगभग 4.78 किलोग्राम इसका क्या होता है, रफली की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रफली लगभग 4.5 किलो का ब्रेन होता है किसका, हाथी का। ओके, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात कर रहा हूं। अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो वो आपका स्पर्म व्हेल की बात कर रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो चींटियां होती है ना, चींटियां, उसकी जो बॉडी साइज होती है उसके कंपेयर में उनकी जो ब्रेन होते हैं काफी बड़े होते हैं, यानी आंट्स हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन proportion to its body size। ओके, तो यहां पे मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। पहला ये बताया कि अगर ओवरऑल बात किया जाए कि सबसे लार्जेस्ट ब्रेन किसका होता है तो स्पर्म व्हेल का। अगर पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल में सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है तो एलिफेंट का। और ये पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे लंबा या सबसे लार्जेस्ट ब्रेन किसका होता है तो चींटियों का होता है। ओके, तो ये सवाल पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स बॉडी साइज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आंट्स यानी चींटियां हो जाएंगे। ओके, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, Which of the following are useful in detection of land mines, यानी जो लैंड माइंस होती हैं उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा डिटेक्शन इसका किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी, जो मधुमक्खियां होती हैं ना उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, लैंड माइंस के डिटेक्शन में। ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि लैंड माइंस में लैंड माइंस को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपका बीज यानी जो मधुमक्खियां होती है उनका। ओके, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था, यानी वो डॉक्टर कौन थे जिन्होंने पहली बार किसी पेशेंट का हार्ट को ट्रांसप्लांट यानी चेंज ही कर दिया था। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर विलियम हार्वी, दूसरा दे रखा है सर एफ.जी. हॉपकिंस, तीसरा दे रखा है डॉक्टर लुईस पास्चर, चौथा दे रखा है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ये साउथ अफ्रीका से थे, साउथ अफ्रीकन डॉक्टर। ओके, और जिस पेशेंट का इन्होंने चेंज किया था उसका नाम था लुईस वाशकैंस्की। ये एक लिथुआनियन बॉर्न साउथ अफ्रीकन नागरिक थे और इनका ही पहली बार क्या कहते हैं कि जो हार्ट था उसको ट्रांसप्लांट किया था किसके द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ओके, बाद में इनकी 18 दिन बाद न्यूमोनिया से मौत हो गई थी। ये जब इनका ट्रांसप्लांट किया गया था तो उस समय ये लगभग 18 दिन बाद इनकी मौत हो गई, लेकिन वो हार्ट फेल से नहीं हुआ था, वो निमोनिया की वजह से हुआ था, निमोनिया। ओके, निमोनिया की वजह से उनका हार्ट मतलब उनका देहांत हो गया था।
ऑपरेशन के 18 डेज बाद। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऑपरेशन हुआ कब था? तो इसको परफॉर्म किया गया था कि 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका में। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे। और इन्होंने जिस पेशेंट का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था उसका नाम था लुई वाशिंस्की। ओके, और इस पेशेंट का 18 दिन बाद मौत हो गया, और वो मौत इस वजह से हुआ था कि उसको न्यूमोनिया हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर। ओके, पेस मेकर का काम क्या है? तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेस मेकर होता क्या है। ओके, इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। पेस मेकर, जब किसी इंसान का हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है या हार्ट उसका प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है ना, तो उसके इंसान के शरीर में एक पेसमेकर लगा दिया जाता है उसी हार्ट के आसपास। ओके, ये काम क्या करता है? तो ये जब हार्ट काम प्रॉपर तरीके से, नेचुरल जो हार्ट होता है वो काम नहीं करता, तो ये पेसमेकर लगा दिया जाता है। और ये पेसमेकर का मुख्य जो काम होता है वो करता क्या है? तो ये रेगुलेट करता है क्या? हार्ट बीट, रेगुलेट हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट को ये रेगुलेट करता है, या यूं कह लीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, यानी जो हार्ट बीट होता है उसको इनिशिएट करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है पेसमेकर। ओके, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग SA नोड के नाम से भी जानते हैं, SA नोड। अब इसका फुल फॉर्म हो गया आपका साइनो एट्रियल नोड। ओके, सपोज कीजिए ये कोई हार्ट है, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ओके, ये वाला जो साइड है ये आपका राइट हो गया, ये वाला जो साइड है आपका लेफ्ट हो गया। ओके, तो ये राइट वाले 2 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एट्रियम। ये एट्रियम है, तो इसे हम लोग चेंज कर देता हूं कलर, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम लोग राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको आपको राइट वेंट्रिकल्स, RV का मतलब होता है, V का मतलब होता है वेंट्रिकल्स, A का मतलब होता है एट्रियम। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, A इज इक्वल टू एट्रियम, और V इज इक्वल टू वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये राइट वाला जो पार्ट है ये राइट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट वाला हो गया, तो ये लेफ्ट एट्रिकल हो गया और एट्रियम हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। ओके, तो जो पेस मेकर होता है स्टूडेंट, मैं अगेन कलर चेंज करके फिर आपको बता देता हूं, जो पेस मेकर होता है वो बेसिकली इस वाले पार्ट में लगाया जाता है, यानी इसी वाले राइट एट्रियम में। यानी जो पेस मेकर होता है ये हार्ट के राइट एट्रियम वाले भाग में ही फिट किया जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। इसी को राइट एट्रियम बोलते हैं, और ये ऊपरी वाला चैम्बर होता है। ओके, राइट का ऊपरी वाला चैम्बर। तो यहाँ पे क्या करते हैं? पेस मेकर को यहीं फिट किया जाता है, पेस मेकर। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। ओके, सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर। तो पेस मेकर मैंने आपको बताया कि ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो कह रहा है कि इट डिक्रीजेस द हार्ट बीट, इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, इट एक्सेलरेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। तो मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेट करता है, तो डिक्रीज का कोई चांस ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन चला गया। ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीज करने का, तो बढ़ाता भी नहीं है, तो ये भी आपका चला गया। ऑप्शन डी कह रहा है इट एक्सेलरेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ब्लड सप्लाई ऐसा कोई एक्सेलरेट करने का काम नहीं करता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इट रेगुलेट्स हार्ट बीट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द पेस मेकर इज आल्सो नोन एज। अभी हम लोगों ने बताया आपको पेस मेकर को और नामों से जाना जाता है, SA नोड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, SA नोड, इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया कि साइनो एट्रियल नोड। ओके, ये फिट कहाँ किया जाता है? ये राइट एट्रियम में फिट किया जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम। ओके, तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर हुआ, और बेसिकली आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30 सवाल देखा है।
61 से लेके 90 तक। ओके, तो आज हम लोगों ने अगेन फिर 30 सवाल को कवर किया है, और ये जितने भी सवाल हम करा रहे हैं पीवाईक्यूज के हिसाब से, ये यूपीपीएससी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के जो सवाल होते हैं ना पीसीएस के द्वारा बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, खासकर बायोलॉजी के जो सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको मिस नहीं कीजिएगा, और एक एक पॉइंट जो मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप अगेन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, सवाल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, मैं अगेन उसको आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको अगर कुछ सजेशन होगा तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में जाके, कि कोई मॉडिफाई करना है या मतलब जो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बाकी बचे हुए सवालों के साथ, और आज आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।